अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के 2024 के पेपर को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक पेपर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहे होंगे। ये जो मैं आपको ऑथेंटिक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। उन रिसोर्सेज के जरिए वो जो मेरी रिसोर्स होती है कहीं 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 वहां से मेरे पास कल ये पेपर आया कि सर ये इस साल का पेपर है, आप इस साल के पेपर को लाजमी सॉल्व करवाइएगा जो जनवरी के अंदर हुआ था कराची यूनिवर्सिटी का। तो मैंने बोला बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे भाई अपने बच्चों के लिए। सो आज की क्लास में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे डिटेल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छी हो तो आपने इन तमाम के तमाम पास्ट पेपर की वीडियोस को लेना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छा स्कोर करें कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बेटा मेरा कराची यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी बैच चल रहा है, आप उस बैच के अंदर लाजमी अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। उस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही होगी, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही होगी और उस बैच का एक्सेस आपके पास इवनिंग के टेस्ट तक रहेगा। पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है इफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस का 4 देन z प्लस z कॉन्जुगेट। यानी कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दूं। अब जो मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए होंगे उन्हें मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था, हमेशा याद रखिएगा बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं ना तो हमेशा आंसर होता है ट्वाइस ऑफ द रियल नंबर। यानी कि देखो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू, अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, पहले 3 आयोटा आ रहा है ना, तो अगर पहले मैं रियल पार्ट लिखूं यानी कि नेगेटिव का 4 और फिर प्लस का 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट बेसिकली वो वैल्यू होती है जहां पे हम इमेजिनरी टर्म के साइन को हमेशा अपोज कर देते हैं, तो ये मेरा कॉन्जुगेट होगा। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करवाऊं तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है बेटा इमेजिनरी टर्म से इमेजिनरी टर्म कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेगेटिव का 8 मेरा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा लिखा हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा देखो एग्जामिनर कह रहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताइए कि अगर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 - 2 आयोटा के साथ। तो बेटा जब ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो 3 आयोटा का 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 बन गया। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो रियल पार्ट पहले होगा एंड देन इमेजिनरी पार्ट होगा, तो 2 प्लस का 3 आयोटा। तो अगर रियल पार्ट है तो रियल पार्ट क्या है इस टर्म के अंदर, 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो 2 एंड 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, 2 एंड 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। इस साल जब ये क्वेश्चन कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आया था ना, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया। 99.9% बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू 1 किसके बराबर होगा। देखो बेटा दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार क्या होता है, दुनिया का कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं m इंटू एन की बेसिस के ऊपर, सही है ना, या p इंटू क्यू की बेसिस के ऊपर। तो m के मायने होते हैं, जो पहली वाली टर्म होती है ना इसका मतलब होता है रॉ, दूसरी वाली टर्म का मतलब होता है कॉलम। अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज कैसे होंगे, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आ रहा है m इंटू 1। यानी कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये देखे ना कॉलम वाली वैल्यू तो 1 है, तो हमारे पास सिर्फ रॉज एग्जिस्ट कर रही है तो रॉ मैट्रिक्स होगा। अरे भाई तो इसको ऐसे समझो ना कि आपके पास ये देखो रॉ तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, रॉ तो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, मगर कॉलम सिर्फ एक ही है, कॉलम सिर्फ एक ही है। तो दुनिया के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम यूनिटी के ऊपर आ जाए, कॉलम 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हो। वाइस वर्सा अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हो जहां पे रॉस खाली 1 हो और कॉलम बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप इस बात को समझना चाहते हो तो ऐसे समझिएगा कि मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 3 2, तो भाई इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए कॉलम्स तो मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं मगर रॉ एक है, इसलिए रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 4 2, कोई भी कुछ भी नंबर ले लो, समझाना मकसद है कि भाई देखो इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है कि देखो यहाँ पे कॉलम तो एक ही आ रहा है, रॉज मल्टीपल हो सकती है ना, वही तो यहाँ पे एग्जामिनर डिनोट कर रहा है कि एम कुछ भी हो सकता है, रॉज मल्टीपल होंगी मगर कॉलम आपके पास एक ही होगा। तभी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, दैट्स द लॉजिक हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया अगेन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये दो जो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में सबट्रैक्ट करवाना है। बेटा हमेशा याद रखिएगा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिमिलर होता है उनको आपस में आराम से प्लस माइनस करवा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। किस तरीके से वैल्यूज प्लस माइनस करवाओगे, एक दूसरे के आमने सामने वाली टर्म्स एक दूसरे से प्लस माइनस हो रही होंगी। तो बेटा वन माइनस का वन जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस का टू आ जाएगा। फाइव माइनस का थ्री, पांच में से अगर मैं तीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है टू आ जाएगा। सिक्स माइनस का फोर, ऑब्वियसली ये आ जाएगा मेरे पास सिक्स माइनस का फोर टू के बराबर। मुझे मगर जो ऑप्शंस गिवन है ना प्रॉपर नंबर्स गिवन है। अब देखो आंसर में एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं ऐसा बताया हुआ कि भाई यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ थोड़ी है। तो मेरे नजदीक तो मेरा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, क्योंकि देखो एग्जामिनर सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एग्जामिनर सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई दो मैट्रिक्स तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम क्या करें, मगर हमें जो आंसर्स यहाँ पे गिवन है वो प्रॉपर नंबर्स की फॉर्म में है। सो भाई इसका मतलब ये कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया गया होगा। तो आइए डिटर्मिनेंट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है कि भाई सिंपल जीरो इंटू टू को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो बन जाएगा, यानी कि भाई ये वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा। माइनस का साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का, फिर टू नेगेटिव का फोर होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस का फोर बन जाएगा, जीरो प्लस का फोर फोर के बराबर। तो मेरा यहाँ पे देखो प्रॉपर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना। याद रखिएगा ऑप्शंस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा हुआ था ये काम आपसे करने के लिए, मगर ऑप्शंस आपके सारे के सारे आंसर्स आ रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। तो उसका सिंपल मतलब ये होगा कि भैया आपके ये जो आपने जब इनको सब्ट्रैक्ट करवाया दो मैट्रिसेस को तो उसके बाद आपने डिटरमिनेंट भी लेना है। क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं, ये बिट्स अ नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताइए ए इज इक्वल टू थ्री आई माइनस का जे प्लस का टू के। बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है मैंने आप लोगों को बहुत दफा पढ़ाया है। अगर आपको किसी भी वेक्टर का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल तरीके से हम लोग आई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, फिर आगे प्लस का साइन, जे कंपोनेंट किसके बराबर है, नेगेटिव वन के बराबर है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे के कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नेगेटिव के वन का स्क्वायर इज वन एंड टू का स्क्वायर इज फोर। तो नाइन प्लस का वन इज टेन एंड टेन प्लस का फोर इज अंडर रूट फोर्टीन। अंडर रूट फोर्टीन, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी बेटा अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट बहुत आया हुआ था, तो मीन के कॉन्सेप्ट को लाजमी तौर पे पढ़ के जाइएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन बताइए किसके दरमियान में, सी एंड डी के दरमियान में। कोई मसले की बात नहीं है बेटा, अगर सी और डी मेरे एक्सट्रीम नंबर्स आ रहे हैं इनके दरमियान में अर्थमेटिक मीन बताना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी प्लस का डी डिवाइडेड बाय टू के बराबर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है हार्मोनिक मीन बताइए अंडर रूट टू एंड थ्री रूट टू के दरमियान में। देखो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो टर्म्स के दरमियान में, दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान में हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट करता होगा तो इसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू टू ए बी। क्या होता है, टू ए बी, और नीचे डिवीजन के अंदर होता है ए प्लस का बी। क्लियर है। तो बेटा देखो लेट सपोज ये मेरे दो एक्सट्रीम नंबर्स आ रहे हैं इनके दरमियान में हार्मोनिक मीन है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा टू ए की वैल्यू है अंडर रूट टू के बराबर और बी की वैल्यू है थ्री अंडर रूट टू के बराबर, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा अंडर रूट टू प्लस का थ्री अंडर रूट टू। तो क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला ये हो जाएगा मेरे पास, देखो सिंपल सी बात है, टू अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये पूरी टर्म थ्री रूट टू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले मैं सिंपल वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, थ्री टू जार सिक्स बन गया। अंडर रूट टू जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर टू रूट्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर हैविंग द सेम इंटरनल वैल्यू, तो रूट हट जाता है और अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। तो रूट टू जब रूट टू से मल्टीप्लाई होगा रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ टू आ जाएगा। अंडर रूट टू प्लस का थ्री रूट टू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेटा फोर अंडर रूट टू के। इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, फिर फर्दर सिंप्लीफाई, टू वन जार टू एंड टू थ्री जार सिक्स। तो ये बन गया मेरे पास थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू के। क्या बन गया, थ्री बाय अंडर रूट टू के। मगर जब आप अपने ऑप्शंस को देखोगे ना तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि देखो कभी भी डिवीजन के अंदर जो अंडर रूट होता है ना वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता मैथ्स के अंदर। तो हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, इसको रैशनलाइज करवाएंगे। रैशनलाइज करवाने के लिए हम ऊपर भी रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थ्री रूट टू, और नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल टू आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। कैट माने
बिल्ला, ऑप्शन में बताइएगा मुझे। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ 1, x-1, 3 आर इन दी एपी देन x इज डैश। यानी कि भैया एग्जामिनर बड़े मजे की बात कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं एपी के अंदर, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म आ रही है कुछ x-1 और तीसरी टर्म आ रही है 3 के बराबर। तो एग्जामिनर कहता है कि अगर ये तीन टर्म्स एपी के अंदर आ रही हैं तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। भाई बहुत आसान है, मेरे बच्चे इसको चुटकी बजा के कर सकते हैं, वो जानते हैं कि मैंने उनको इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, दुनिया के अंदर कभी भी एपी आ जाए या जीपी आ जाए, वहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास एग्जिस्ट करती हो, तो भाई हमारे पास दुनिया के अंदर कोई भी एपी हो या जीपी हो, उसके अंदर भाई थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो बराबर रहता है। यानी कि देखो अगर तो ये तीनों टर्म्स एपी के अंदर है ना, तो जाहिर सी बात है पहली दो टर्म्स के दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस होगा और आखिरी की दो टर्म्स के दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा। यानी कि पहली दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस और आखिरी की दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेगा। तो ये कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने के भाई हमें पता है कि चूंकि पूरा सीक्वेंस ही एपी का आ रहा है, तो पहली दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा और एंड की दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि भाई आप यहां से जो कॉमन डिफरेंस निकालोगे पहली दो टर्म्स के दरमियान का और आखिरी की दो टर्म्स के दरमियान का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, आप हिट एंड ट्राई मेथड का इस्तेमाल करो। बारी बारी ऑप्शंस को अपनी सीक्वेंस में डालो और चेक कर लो कि भैया कहां पे आपको एपी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन आ रहा है जीरो का, तो अगर मैं जीरो को डालता हूं तो मेरा सीक्वेंस क्या बनेगा, जीरो माइनस का वन, नेगेटिव का वन और आपके पास थ्री का थ्री। तो बेटा क्या ये एपी को प्रूव करेगा, चेक कर लो। पहली दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव वन नेगेटिव का टू बन जाएगा और थ्री माइनस माइनस वन ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ये फोर बन जाएगा। तो भाई ये तो एपी नहीं बनाएगा। अगर मैं चेक करूं टू को डाल के, तो भैया टू माइनस का वन वन बन जाएगा और तीसरी वैल्यू थ्री है, तो ये भी एपी आपको नहीं बना रहा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे वन रखूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस आपको बराबर नहीं मिलेगा। अगर मैं एक्स की जगह पे थ्री रखता हूं, अब चेक करते हैं जरा, अगर मैं एक्स की जगह पे थ्री रखता हूं तो थ्री माइनस का वन क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। सही है ना बेटा, और नेक्स्ट वैल्यू थ्री आ रही है, तो अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस लूंगा तो दो में से एक गया एक बचेगा, तीन में से दो गया एक बचेगा। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डोर, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डॉग्स। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। बात समझ में आती है बेटा, क्या काम करा हम लोगों ने। देखो दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो वो जो मैंने आपको क्लासेस के अंदर में लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि भाई कभी भी आपके पास अगर एपी का सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सिमिलर रहेगा। या फिर अगर एचपी का जीपी का सीक्वेंस आ रहा है तो कॉमन रेशियो सिमिलर रहेगा। एक तरीका तो ये है कि भाई आप प्रॉपर्ली जो है ना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालो। एक और तरीका, आसान तरीका क्या है कि भाई आपको डायरेक्टली सीक्वेंस गिवन है, आसान सा सीक्वेंस है, ऑप्शंस को प्लॉट करवा दीजिए, ऑप्शंस को प्लॉट करवा के आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ज्यादा आसान है मेरे नजदीक। है ना बेटा, तो सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया इस तरीके से। भाई कोई मसले की बात थोड़ी है, कौन कहता है मुश्किल है यार, भाई मुश्किल नहीं है। अरे भाई आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है अपने बच्चे के लिए, याद रखिएगा बेटा ये आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया समीशन ऑफ एन स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो इस चीज को जहन में रखिएगा, ये क्या चीज होती है बेटा, ये सिंबल कभी भी दुनिया में आ जाए इसका मतलब होता है सम का, समीशन का। एग्जामिनर कह रहे हैं समीशन बताइए किसका, एन स्क्वायर का। देखो मैं आपको तीनों फॉर्मुला बता देता हूँ, यहाँ पे सम ऑफ एन स्क्वायर का ऑल द फॉर्मुला पूछा हुआ है, बट मैं आपको सिंपल फॉर्मुला ही बता देता हूँ। कभी भी अगर आपको सिंपल सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मांगा जाए ना, वो इस सिंबल पे डिनोट होगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ सिंपल एन नेचुरल नंबर्स, ये बराबर होता है दुनिया के अंदर एन इंटू एन प्लस का वन डिवाइडेड बाय टू के। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे कहता है समीशन ऑफ एन स्क्वायर यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला बताइए, तो बेटा याद रखिएगा बराबर होता है एन इंटू एन प्लस का वन इंटू टू एन प्लस का वन और नीचे डिवीजन में होता है सिक्स के बराबर। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है फॉर्मूला बताइए समीशन ऑफ एन क्यूब का, तो याद रखिएगा बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास दुनिया के अंदर बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन, नीचे डिवीजन में टू और बाहर होल स्क्वायर। यानी कि सिंपल जो समीशन ऑफ एन वाला फॉर्मूला होता है ना उसको स्क्वायर कर दो तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला कहलाता है सिंपल सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की टर्म्स का सम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहलाता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहलाता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, एग्जामिनर कह रहा था सम समीशन ऑफ एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर के
लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 इन थ्रोइंग अ डाइस। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है, जरा लॉजिक समझो, एग्जामिनर कह रहे हैं तुम एक छक्के को फेंकते हो, तुम एक डाइस को फेंकते हो, तुम्हें 7 का नंबर मिल जाए। बेटा अकल को हाथ मारो, अगर आपने कभी जिंदगी में लूडो खेली है, मनोपली खेली है। मुझे एक बात बताओ, आप कभी डाइस को फेंकते हो और डाइस को फेंकने के उसके अंदर, डाइस को जब आप फेंकते हो तो फेंकने के अंदर क्या कभी आपको 7 मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता भाई। कैसे? क्योंकि देखो जो छक्का होता है, जो छक्का होता है, वो छक्के के अंदर आपके पास वैल्यूज कहां से कहां तक की होती हैं भाई? छक्के के अंदर वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है। सो भाई यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आप छक्के को फेंकते हो और छक्के को फेंकने के ऊपर आपको क्या मिल जाए, 7 का नंबर मिल जाए। अबे 7 का नंबर होता ही नहीं है, तो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा बेटा? नॉट डिफाइंड होगा या फिर जीरो होगा। बट जीरो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड के ऊपर हम जा रहे हैं तभी। सही है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर कभी दुनिया के अंदर आर और एन आपस में बराबर आ जाए तो एनपीआर किसके बराबर होगा? बेटा देखो, ये एनपीआर का मतलब क्या? परमुटेशन, एन परमुटेशन आर। एन परमुटेशन आर का फॉर्मूला क्या होता है? ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस का आर फैक्टोरियल। एग्जामिनर कंडीशन क्या दे रहा है? कभी भी एन और आर आपस में बराबर आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है भाई। एन और आर अगर बराबर आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये बन जाएगा एन परमुटेशन एन। जो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझसे तालीम हासिल करी है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, परमुटेशन में कभी भी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू आपस में बराबर आ जाए तो आंसर क्या होता है? एन फैक्टोरियल के बराबर। क्या कहा मैंने? लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ना टू परमुटेशन टू, तो इसकी एक शॉर्टकट होती है। देखो ये शॉर्टकट मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ एप्टीट्यूड के अंदर। ये फायदा होता है बेटा एक प्रॉपर टीचर से पढ़ने का और किसी फेक टीचर से पढ़ने का, जो बैठ के जो है ना आपको मंजन दे रहा है ऐसी फजूल के अंदर और तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने को कह रहा है कि भाई मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी। ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी टीचर होता है दुनिया के अंदर, एक ही सब्जेक्ट का होता है। आप पता नहीं ऐसे नमूनों के पास क्यों जाते हो जो आपसे कहता है कि भाई चारों सब्जेक्ट वही बैठ के पढ़ाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुनिया के अंदर। तो खैर कहने का मकसद क्या है कि देखो टू परमुटेशन टू किसके बराबर होगा? अगर कभी भी परमुटेशन में ऊपर और नीचे की वैल्यू सिमिलर आ जाए तो आंसर होता है टू फैक्टोरियल। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए थ्री परमुटेशन थ्री, तो आंसर क्या होगा? थ्री फैक्टोरियल। यानी कि कभी भी दुनिया के अंदर अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके? आपके पास जो भी आपका एन होता है ना उसके फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कह रहा था आर और एन आपस में बराबर है, तो बताइए एन परमुटेशन आर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है अगर आर और एन आपस में बराबर है तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आंसर में आ जाएगी फैक्टोरियल के साथ। चूंकि यहाँ पे एन फैक्टोरियल गिवन नहीं है तो इसका मतलब एन और आर चूंकि बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि आंसर आर फैक्टोरियल के बराबर है, क्योंकि एन और आर बराबर है ना बेटा। नॉर्मल सी बात है, एन और आर बराबर है तो बेटा सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया? एन फैक्टोरियल। चूंकि ऑप्शंस के अंदर एन फैक्टोरियल गिवन नहीं है तो भाई सिंपल एन को कन्वर्ट कर दो आर के ऊपर, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। बल्कि मैं एक काम करता हूं, आपको जो है ना तीनों ट्रिक्स बता देता हूं। क्या याद करोगे सर? हाशिम ने एक हम पे क्या किया भाई, हमें ट्रिक्स बता दी। याद रखिएगा एन परमुटेशन जीरो कहीं पे भी आ जाए, यानी कि परमुटेशन में ऊपर वाली तो कोई ना कोई वैल्यू हो, मगर परमुटेशन में नीचे अगर कभी भी जीरो एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका डायरेक्टली आंसर होता है वन के बराबर। कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास आ जाए एन परमुटेशन वन, यानी कि परमुटेशन के अंदर ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है उसका कोई ना कोई वैल्यू हो, मगर नीचे वाली वैल्यू बराबर हो वन के, इसका आंसर होता है हमेशा एन के बराबर। ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। कभी भी आपके पास एन परमुटेशन एन आ जाए, यानी कि ऊपर और नीचे की वैल्यू सिमिलर आ जाए, तो इसका आंसर होता है एन फैक्टोरियल के बराबर। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, वो होता है एन परमुटेशन एन माइनस का वन। यानी कि बेटा कभी भी अगर परमुटेशन के अंदर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू से जस्ट एक छोटी वैल्यू नीचे आ जाए, इसका आंसर बराबर होता है एन फैक्टोरियल के। ये परमुटेशन के चार बेसिक इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मुलाज हैं, इनको याद रखिएगा, ये बहुत पेपर्स के अंदर आते हैं। कम्बिनेशन के अंदर भी होते हैं, उसको कम्बिनेशन का अगर टॉपिक आएगा भी वो पढ़ाऊंगा, सही है ना? तो उसके अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड एंड अ कॉइन इज टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम्स आर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। एग्जामिनर कह रहा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। देखो मुझे पता है दुनिया में कभी भी अगर आप एक छक्के को रोल करोगे ना, तो एक सिंगल छक्के को अगर मैं रोल करूं उसके कितने आउटकम्स होंगे? देखो किसी भी डाइस के नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है सिक्स की पावर एन। तो अगर एक डाइस को मैं रोल कर रहा हूं तो ये बन जाएगा सिक्स वन सिक्स। आगे एग्जामिनर कह रहा है एंड अ कॉइन इज टॉस्ड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर। तो भाई क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है एक कॉइन को अगर मैं उछाल रहा हूं तो कॉइन के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं? टू की पावर एन, तो टू की पावर वन आ जाएगा मेरे पास टू के बराबर। अब देखो एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि भाई इनके मिला के बताओ, वो कह रहा है ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि बेटा देखो क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, खुद लॉजिकली सोचो। आपको अल्लाह मियां ने अकल दी है ना, खुद लॉजिकली सोचो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। मैं एक सिक्के को उछालता हूं
और एक छक्के को फेंकता हूं, तो बेटा देखो एक पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर वन आ जाए। या फिर मेरा आउटकम क्या हो सकता है कि सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर टू आ जाए। या फिर सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर थ्री आ जाए। या फिर सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर फोर आ जाए। या फिर सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस पे फाइव आ जाए। या फिर सिक्के के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर सिक्स आ जाए। या फिर मेरे पास सिक्के के ऊपर टेल आए और डाइस पे वन आ जाए। या फिर सिक्के के ऊपर टेल आए और डाइस के ऊपर टू आ जाए। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है एक सिक्के को हवा में उछालो और डाइस को साथ फेंको, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? तो जाहिर सी बात है भाई, सिक्के के इंडिविजुअल आउटकम्स कितने होते हैं? दो। और मेरे पास एक पॉइंट जो डाइस होता है उसके इंडिविजुअल आउटकम्स कितने होते हैं? छह। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? सिक्स टू जा 12 के बराबर होंगे। जाहिर सी बात है ना, सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? सिक्स टू जा 12 के बराबर होंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताओ, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 18 नहीं था, 8 गिवन था, तो मेजोरिटी बच्चों ने 8 पे टिक कर दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 99.999% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया था, वो सॉल्व नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को बाय द वे। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज इज डैश 1/2, 1/3, 2/3, 0। यानी कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पहले लॉजिक को समझा करो। मैं क्यों कहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से ज्यादा मुश्किल होता है? भाई देखो, क्योंकि मैं एनईडी की अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे पता है एनईडी का पेपर पैटर्न क्या है, मुझे पता लेवल क्या होता है, मुझे कराची यूनिवर्सिटी का लेवल ही पता है। यहाँ पे केयू में ना तो कैलकुलेटर अलाउ है आपको, ना आपको डिफिकल्टी का आइडिया होता है बहुत दफा। कि अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। एग्जामिनर कह रहे हैं दो टीमें मैच खेल रही हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि टीम एक कभी अगर मैच नहीं हारेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब अक्सर बच्चों को लगेगा सर मैच के अंदर तो सिर्फ हारना जीतना होता है। नहीं बेटा, मैच में तीन चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में कोई भी मैच होगा। अब देखो ये टेक्निकल बुनियादों से ज्यादा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। कभी भी क्रिकेट का जब मैच होता है ना, या तो एक टीम उसको विन अप करती है, या फिर एक टीम उसको क्या करती है, लूज करती है, या फिर एक टीम उस मैच को ड्रॉ करती है। भाई ड्रॉ भी तो होता है ना मैच, नॉर्मल सी बात है भाई, किसी वजह से ड्रॉ हो गया, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया। तो अब देखो, अगर मेरे पास दुनिया के अंदर किसी भी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन होती है। तो अगर मैं वन को तीन हिस्सों के अंदर तोड़ूं, तो वन को तीन हिस्सों में अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, विन होने की क्या होगी? 1/3 होगी। लूज होने की क्या होगी? 1/3 होगी। ड्रॉ होने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/3 होगी। लॉजिक को समझो, अगर दुनिया के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की वन होती है, तो इसको तीन हिस्सों में अगर आप तोड़ते हो तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है? टीम ए कभी भी मैच लूज ना करे। अगर लूज नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? या तो जीतेगी या ड्रॉ करेगी। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, हाँ, और ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/3 है। तो ये आपके पास बन गया एडिशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या करते थे? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड। तो 1/3 को जब मैं 1/3 पे ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अक्सर बच्चे क्या करेंगे? 1/2 पे टिक करके आएंगे। अक्सर बच्चों ने यही काम किया था और सबने तकरीबन यही किया होगा भाई। तो ये सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। सर कैसे? कि देखो, अक्सर बच्चों ने कंसीडर किया होगा कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो वन है, तो चूंकि दो ही इवेंट्स होंगे, या तो इंसान जीतेगा या हारेगा, तो सर 1/2 आंसर हो जाएगा। अरे भाई, मैच के अंदर कोई भी क्रिकेट जब मैच होता है तो भाई ड्रॉ भी तो एक टर्म है ना, या ड्रॉ दुनिया में बैन हो गया? मुझे बताओ। देखो प्रोबेबिलिटी समथिंग जो है, हमेशा बच्चों को जब पढ़ा रहा होता हूँ कहता हूँ रियल लाइफ से कंपेयर करो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे क्या बोलेंगे? सर ड्रॉ तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्या आईसीसी ने ड्रॉ करने को बैन कर दिया है? मुझे आप इसकी कहीं भी नोटिफिकेशन दिखा दो कि आईसीसी ने बोला हो कि आज से दुनिया में कोई मैच ड्रॉ नहीं होगा, खत्म हो गया है। तो फिर हम कंसीडर करके चलेंगे सिर्फ दो ही चीजें, दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो लूज होगा या विन होगा। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा, ड्रॉ होने के चांसेस होते हैं किसी भी मैच के, उतनी चांसेस होते हैं जितने जीतने के या हारने के होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि आप तीन हिस्सों में तोड़ोगे, जीतने की प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि उसने बोला है कि कभी भी हारेगा नहीं, तो बाकी के दो टर्म्स को ऐड अप करवा दो, सिंपल तरीके से आंसर 2/3 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ये एमसीक्यूज आ रहा है, एक थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आ रहा है, इसको मार्क कर लो। एग्जामिनर कह रहे हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x की पावर n, ये किस पे मिलेगा? फर्स्ट टर्म आपके पास होगी, मिडिल टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, सेकंड लास्ट टर्म होगी। याद रखिएगा बेटा, कभी भी दुनिया के अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के मायने होते हैं एक्स की पावर का जीरो होना। यानी कि भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर जीरो आपको कहां पे मिलेगी? यानी कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन अप करवाओगे
करवाओगे ना, जब ओपन आप करवाते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन को, ओपन करवाने के ऊपर कहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको जीरो मिलेगी? तो याद रखिएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपको हमेशा मिडिल टर्म के ऊपर जीरो मिलती है। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू जब जिसके पेपर में आया, जब ये जिस साल अभी इस साल जब पेपर में आया होगा ना किसी को आता ही नहीं होगा मेजोरिटी को, क्योंकि हमारा बच्चे तो रट के जाता है ना बेटा, रट के जाता है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ के नहीं जाता। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स याद रखिएगा कहां पे जीरो होती है? मिडिल टर्म के ऊपर। पहली टर्म नहीं हो सकती, लास्ट टर्म नहीं हो सकती, सेकंड लास्ट टर्म नहीं होती, हमेशा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में कोई भी वैल्यू आ रही है उसमें हो सकती है, सही है ना? तो याद रखिएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो होती है ना बेटा, कहां पे आपको जीरो मिलेगी? एक्स की पावर जीरो बीच के अंदर कहीं ना कहीं पे मिल रही होगी जब आप उसको बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड अप करवाओगे। अच्छा, साथ ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, लगे हाथों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि याद रखिएगा एन कॉम्बिनेशन जीरो का आंसर क्या होता है? वन के बराबर। यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर कभी भी ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो, नीचे की वैल्यू अगर जीरो हो ना, तो ओवरऑल आंसर क्या होता है? वन के बराबर। कभी भी आपके पास अगर एन कॉम्बिनेशन वन आ रहा हो बेटा, इसका आंसर बराबर होता है सिंपल एन के। और कभी भी अगर हमारे पास आ जाए एन कॉम्बिनेशन एन, इसका आंसर बराबर होता है वन के। तो इन तीन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, पेपर में बहुत चांसेस है आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स टी होल पावर 7। बेटा करके दिखा दो पेपर को सॉल्व मुझे। ये कराची यूनिवर्सिटी का इस साल का ओरिजिनल पेपर है। आप मुझसे बोलोगे पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ऑथेंटिक पेपर की। बेटा ये पेपर आया हुआ था, अब मुझे बताओ मेजोरिटी बच्चा क्यों नहीं फेल होगा? जिसने पढ़ के नहीं गया वो तो फेल होगा ना, जो समझ रहा होता है कराची यूनिवर्सिटी का तो पेपर बहुत आसान होता है। बेटा इसमें इतनी कॉन्सेप्चुअल बात है ना, जरा लॉजिकली समझो। एग्जामिनर कह रहा है कोफिशिएंट बताइए लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - x की होल पावर 7 में। तो पहले तो बेटा आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि भाई आपके पास कोई भी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है ना, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं? याद रखिएगा जो भी उसकी पावर होती है ना, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। यानी कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर टोटल टर्म्स कितनी होती हैं? किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर टोटल टर्म्स होती हैं जो भी उस बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर आ रही होती है उससे एक ज्यादा। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 - x की पावर 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को दुनिया में कभी भी जब एक्सपेंड किया जाएगा, इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी? पावर अगर 7 है तो 7 प्लस का 1 8 के बराबर होंगी। अब जिसको एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता वो सॉल्व ही नहीं कर सकता, वो गलत सॉल्व करेगा हमेशा। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे कि यहाँ पे 2 - x की होल पावर 7 का मतलब क्या है कि a की वैल्यू बराबर है किसके? 2 के। b की वैल्यू बराबर है किसके? नेगेटिव ऑफ x के। पावर में क्या आ रहा है? पावर में आ रहा है 7। तो मेरे पास यहाँ पे r क्या होगा? देखो अगर मेरे पास टोटल टर्म्स 8 है, तो मुझे चूंकि लास्ट टर्म की बात करी हुई है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? T8 होगी। तो आर क्या होता है? आर होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1। तो अगर मेरे पास लास्ट टर्म आठवीं टर्म है, तो रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1 होता है आर। तो अगर रिक्वायर्ड टर्म आठवीं टर्म है, मुझे अगर आठवीं टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो आर उसके रेफरेंस से क्या होगा? 7 के बराबर होगा। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं बताना वो सॉल्व ही नहीं कर सकता, आप सर मारते रह जाओगे दीवार पे आगे पीछे कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं बेटा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है इसको, ये नहीं कि आप यूट्यूब से बैठ के रट्टे ऐसे लोगों के चैनल्स पे मार लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सी बात है। तो अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना बेटा, फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस का आर इंटू बी की पावर में आर। सिंप्लीफाई करवाइए इसको, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास टी आर प्लस वन, 7 प्लस का 1 T8 एन कॉम्बिनेशन आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन 7, क्योंकि एन भी 7 है, आर भी 7 है इत्तेफाक से। ए की वैल्यू बराबर है 2 के, पावर में आ जाएगा 7 माइनस का 7, बी की पावर में आर। बी किसके बराबर है बेटा? बी बराबर है हमारे पास नेगेटिव के एक्स के, पावर में आ गया आर, आर इज 7। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू सिमिलर आ जाए कॉम्बिनेशन में, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर, हाशिम का शॉर्टकट है ना बेटा। 7 कॉम्बिनेशन 7 क्या होता है? 1 के बराबर। 2 की पावर में 7 में से 7 निकालोगे 0 आएगा। 2 की पावर 0 भी किसके बराबर होगा? 1 के। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 आ जाए 1 के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया? खाली नेगेटिव एक्स की पावर 7 बचा। क्या बचा? नेगेटिव एक्स की पावर 7। एग्जामिनर ने क्या कहा था? कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को। तो बेटा देखो मेरा आंसर क्या आया, मेरा T8 का आंसर आ रहा है 1 इंटू एक्स की नेगेटिव एक्स की पावर 7। भाई 1 को लिखो या लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर? मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव एक्स की पावर 7, यानी कि T8 का ये आंसर आ रहा है। एग्जामिनर ने मांगा क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को। तो एक्स की पावर 7 के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो नेगेटिव का 1 लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून, बी फॉर बनाना। क्लियर है बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। मुझे बताइएगा आप में से कितनों को क्वेश्चन आता था कमेंट सेक्शन के अंदर। बेटा इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा कितनों बच्चों को क्वेश्चन आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द फंक्शन f इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m and c आर द रियल नंबर्स रिप्रेजेंट अ डैश। याद रखिएगा बेटा
दुनिया के अंदर, वैसे तो यार ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत आसान है। एग्जामिनर आपको इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को, सर्कल को, पॉइंट को। बेटा अगर कभी भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल की 1 हो ना, तो लीनियर इक्वेशन होती है, याद रखिएगा। वैसे ये इक्वेशन बहुत कॉमन है भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ फंक्शन, इफ f इज अ फंक्शन फॉर a to b, then the domain of the function is equal to, देन द डोमेन, डोमेन कहते हैं इनपुट को, डोमेन कहते हैं इनपुट को, तो जाहिर सी बात है इनपुट क्या होगा? अगर मेरा फंक्शन ए से बी पे जा रहा है, अगर दुनिया के अंदर मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है जिसकी डोमेन जब मैं ए डालूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? उसकी रेंज मिलेगी बी। तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं तो डोमेन क्या होगी? डोमेन मेरे पास जाहिर सी बात है ए के बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है cos 3 अल्फा किसके बराबर होगा? बेटा ये बेसिक सा जो है ना हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ रहा है। भाई देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। cos 3 अल्फा बराबर होगा, आप सबसे पहले तो एंगल्स को ब्रेक डाउन करवाओगे। 3 अल्फा को मैंने क्या करवाना है भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने ब्रेक करवाना है, किसके अंदर? जाहिर सी बात है 3 का मतलब क्या है, 2 प्लस का 1, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा में ब्रेक करवाओगे। इसके बाद cos का आप सिंपल सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ोगे, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है भैया cos अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन अप करवा दिया, सही है ना? ये फॉर्मूला इस तरीके से ओपन अप हो गया। अब यहाँ पे आपने कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला अपना लिखना है, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला अपना करना है। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एंगल माइनस का 1, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई आप करवाओगे, टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाओगे, जो सिंप्लीफिकेशन होगी उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। इस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा के बराबर। ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो जो भी ऑप्शन इस पे मैचअप कर रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इन अ ट्राइंगल ABC इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a सी cos बीटा बिकम्स डैश। हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोसाइन लॉ, ये क्या आ रहा है बेटा? कोसाइन लॉ आ रहा है। दुनिया में कभी भी कोसाइन लॉ के अंदर अगर एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाए ना, तो आपका कोसाइन लॉ रिड्यूस हो जाता है किसके ऊपर? पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। उसके पीछे रीजन क्या है? cos 90 बराबर होता है जीरो के, तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई। तो खाली आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। बी भी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी कोसाइन लॉ के अंदर अगर आपका एंगल 90 डिग्री आ जाए तो आपका लॉ क्या बन जाता है? आपका जो पर्टिकुलरली कोसाइन लॉ होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है किसके ऊपर बेटा? आपके पास वो रिड्यूस हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जामिनर पूछ रहा है इन ट्राइंगल का, ट्राइंगल का जो रेडियस होता है, जो इन रेडियस होता है वो किसके बराबर होगा? बहुत आसान से यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। अगर मैं होता ना एग्जामिनर बेटा, इससे मुश्किल ऑप्शंस देता। यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस है ना, ये स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस होता है। डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस भी स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस होता है। डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी भी स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस होता है। तो खाली एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है। तो अगर आपने मैथ 0.01% भी पढ़ी हुई होगी ना मुझसे, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही बच रहा है, डेल्टा बाय एस का, यही इन रेडियस होगा। अदरवाइज अगर मैं होता ना तो भाई मैं एक इन रेडियस का देता, एक सर्कम रेडियस का देता, एक आपको मैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल का देता, और एक मैं आपसे कहता कि भाई सिंपल आपके पास स्क्राइब्ड का आ रहा है। यहाँ पे एग्जामिनर ने चालाकी करी, तीनों स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस दिए हुए, एक खाली इन रेडियस का दिया हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस के बराबर। इस तरीके से बेटा कंप्लीट पेपर के हमारे एमसीक्यूज सॉल्व हो गए। सारे एमसीक्यूज क्या हो गए? अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे। ये पेपर जो मैंने आपको सॉल्व करवाया ये 2024 का, यानी कि 2024 का मतलब क्या है कि जो भी लास्ट ईयर था ना, जो लास्ट एकेडमिक ईयर था कराची यूनिवर्सिटी का, ये उस साल का पेपर मैंने आपको करवाया है। और ये ऑथेंटिक पेपर मुझे मिला कैसे था वो कहानी भी आपसे शेयर करता हूं। कल जब मैंने 2023 का पेपर अपने शागिर्दों को सॉल्व करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि मेरे पास बच्चे खुद ही आके अपने पेपर शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने बैचेस तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो मेरे पास एक बच्चे ने पेपर शेयर किया कि सर ये 2024 का पेपर जो ओरिजिनल पेपर हुआ था ना, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मौजूद है पीडीएफ के अंदर, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल शेयर करें। तो मैंने उसको उसी वक्त बैठ के टाइप करवाया, एंड देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए आज ही पेपर का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर वो कराची यूनिवर्सिटी में क्या इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आती? इसके क्वेश्चन इतने दिख नहीं रहे हमें। तो बेटा कराची यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इंटीग्रेशन आती है। अब देखो पेपर में 20 एमसीक्यूज मैथ्स के आएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर की चॉइस वो कहीं से भी घुमा सकता है। कराची यूनिवर्सिटी के जब मैं भी आपको 2022 का, 21 का, 16 का, 18 का, 19 का जितने भी पेपर्स में अभी आपको करवाऊंगा ना, उसमें इंटीग्रेशन भी आपको मिलेगी, डेरिवेटिव भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आती। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि
क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर होता है ना, उसका कोई सर्टेन पैटर्न नहीं होता। वो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ज्यादा पूछ सकता है, वो आपसे ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। जैसे आज के पेपर के अंदर देखो, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, सिमिलरली बायनोमियल थ्योरम के कितने क्वेश्चन आए, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन आए। तो याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर के ऊपर जो पेपर सेट कर रहा है। अब अगर मैं पेपर सेट करूंगा, हो सकता है मैं इंटीग्रेशन ज्यादा दूं, मैं स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट ज्यादा दूं, मगर ये डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के ऊपर। तो भाई इंटीग्रेशन छोड़ के नहीं चले जाना कि इंटीग्रेशन सर हाशिम ने पेपर्स करवाए थे उसमें नहीं आ रही थी। भाई इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। डिपेंड करता है पेपर कौन सेट कर रहा है, जो पेपर सेट कर रहा है ना उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो आपने तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है तरीके से। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा मेरा बैच कंटिन्यू के अंदर है, उसको आप बिल्कुल ज्वाइन अप कर सकते हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई होंगी उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और बाकी क्लासेस को आप लाइव ले सकते हैं। उसमें हम प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक एक चीज बच्चे को प्रोवाइड की जा रही होती है, उसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा इस बैच का एक्सेस आपके पास इवनिंग के टेस्ट तक रहेगा। इवनिंग का टेस्ट दिसंबर एंड जनवरी के अंदर जाके होगा, तो उस वक्त तक रहेगा। और फिर मेरी छतर छाया तो आपके पास होगी, यानी कि मेरी गाइडेंस तो आपके पास होगी। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय, साइनिंग ऑफ।